हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शाओ से होती है। उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। शाओ बोलती है मेरे कार्ड में ना सिर्फ 20,000 है। आखिर इतने कम पैसों में कब तक मैं सरवाइव कर पाऊंगी। वैसे आप लोग अपनी खुद की बेटी को घर से कैसे निकाल सकते हैं? 20 साल तक आप लोगों ने फ्री में खिलाया है तो 20 साल और नहीं खिला सकते थे क्या? तभी शाओ को मैसेज आता है कि उसके डैड ने उसका कार्ड भी फ्रीज कर दिया है। वो तो चिल्लाने लग जाती है, क्या डैड, मैं आप लोगों की सगी बेटी हूँ। इसके बाद वो बार में पहुँच जाती है। उसकी फ्रेंड लिजा उसे बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा ये जख्म दिल ठीक करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए इस बार के टॉप 18 मेल मॉडल्स को हायर कर रही हूँ। शाओ उन लोगों को देखकर बोलती है ये लोग मॉडल कहाँ से लगते हैं, और रोने लग जाती है। लिजा मैनेजर को बोलती है जाकर अपने बॉस को बोल दो सबसे हैंडसम वाले मेल मॉडल को यहाँ पर भेजे। शाओ लिजा से पूछती है क्या यहाँ पर तुम्हें लगता है हैंडसम मेल मॉडल होगा? लिजा बोलती है मिल तो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें ना उससे भी हैंडसम बंदा मिल सकता है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है। वो बंदा अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा है और उसने ना ऑफर रखा है जो भी लड़की उसके लिए काम करेगी वो उसके लिए फ्री का खाना, फ्री का रहना, इवन पैसे भी देने वाला है। एक्चुअली में ना वो गे है, उसे बस दिखाने के लिए वाइफ चाहिए, यानी कि नाम की वाइफ। इसके बदले में हर महीने में उस लड़की को पैसे भी मिलेंगे। कमाल की बात है ना। शाओ बोलती है क्या वो 3 लाख दे पाएगा? लिसा बोलती है ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत कुछ दे सकता है, बहुत ज्यादा अमीर है वो। शाओ बोलती है फिर तो मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। लिसा बोलती है क्या तुम सच में सीरियस हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं वो हैंडसम बंदा और कोई नहीं बल्कि मेरे छोटे अंकल हैं। वो बोलती है यानी कि वो इस शहर की रिचेस्ट फैमिली का बेटा बोयन है। जब बोयन अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रहा होता है, देख लो आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद आती है, मैं कल ही उसे शादी कर उसे आपकी घर की बहू बना दूंगा। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं, मैंने तुम्हें अपनी घर की बहू लाने के लिए बोला था, ना कि ऐसी जगह पर जाकर लड़कियां ढूंढने के लिए। और वो गुस्से में कॉल कट कर देती हैं। लिसा और शाओ तो उन्हें देख रहे होते हैं। शाओ तो इस पर हंसने भी लग जाती है। तभी बोयन उसकी आवाज सुन लेता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को देखने के लिए बोलता है, जिसके बाद असिस्टेंट तुरंत दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद शाओ और लिजा अंदर आ जाते हैं और शाओ तो भागते हुए बोयन के पास आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उसकी बाहों में जाकर गिर जाती है और बोलती है मिस्टर बोयन, मैंने सुना है आप अपने लिए एक सर्वगुण संपन्न पत्नी ढूंढ रहे हैं। इवन आपने ऑफर रखा है कि आप उसका खाना, पानी, रहना, इवन उसकी सारी जरूरतों की चीजों को पूरा करेंगे। इवन उसको आपके साथ नाइट स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत है। तो आप मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? बोयन पूछता है ओ तो मेरी वाइफ बनना चाहती हो तुम? तो हाँ बोल देती है, अगर आप मुझे हर महीने 3 लाख दोगे, आपके लिए तो ये छोटा सा अमाउंट है ना। वो बोलता है क्या तुम इतने से पैसों के लिए काम करने के लिए मान गई हो? तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना बाद में? शाओ बोलती है बिल्कुल नहीं होगा। बोयन बोलता है ठीक है तो फिर तुम मेरे ग्रैंडपा से कॉल पर बात करो, अगर वो तुम्हारे लिए मान जाते हैं तो मैं इस डील के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद वो तुरंत उसके ग्रैंडपा को कॉल कर हाय बोलने लग जाती है। हाय ग्रैंडपा, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से आपको परपोता भी दूंगी, इसलिए आप प्लीज इस शादी के लिए ना मना मत करना। और फिर वो बोयन का फेस पकड़ कर बोलती है देखो जरा, आपको जल्दी से ग्रेट ग्रैंड सन मिलने ही वाला है, बस आप थोड़ा इंतजार करो। लेकिन आपको अपनी बहू को ना थोड़े से पैसे एडवांस में देने होंगे, क्योंकि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं और बैंक अकाउंट तो एकदम खाली है, तो आप बस 5 लाख एडवांस पे कर दो। ग्रैंडपा भी मान जाते हैं ठीक है, लेकिन तुम लोग पहले मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट ला कर दिखाओ, के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शाओ तो तुरंत खुश होकर मान जाती है और ग्रैंडपा को ओल्ड फ्रेंड कहकर कॉल कट कर देती है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा भी शौक हो जाते हैं। शाओ को लग रहा था बोयन गे है, इसलिए वो उसे बोलती है सिस्टर चलो कल ही हम दोनों कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो बोलता है तुमने अभी मुझे क्या कहा? तो वो बात पलट देती है, अरे मैंने तो तुम्हें हस्बैंड कहा। वो बोलता है पहले तुम मेरे ऊपर से उतर तो जाओ या ऐसे ही चलोगी, जिसके बाद वो उसके ऊपर से हट जाती है। लिसा और असिस्टेंट ये सब देखकर हंस रहे होते हैं।
बोयन बोलता है तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, लेकिन मेरे कुछ रूल्स है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना ही होगा। पहली बात ये कि तुम मेरी वाइफ बनने के बाद मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, और तुम्हारा काम होगा मेरी फैमिली यानी कि मेरे ग्रैंडपा और मेरे पेरेंट्स को खुश रखना, और बाकी चीजों की तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और खास करके मेरी इस नीस की तो बिल्कुल भी नहीं। शाओ बोलती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश रखूंगी और तुम्हारे ग्रैंडपा को तो इतना ज्यादा खुश रखूंगी कि वो पूरे 180 साल जिएंगे। बस तुम हर महीने मेरी जेब भरते रहना। बोयन बोलता ठीक है, पर मेरा मूड अगर अच्छा रहा तो हम लोग नाइट भी स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद वो सोचती है अरे ये तो गे था ना, और उसे बोलती है मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी लिसा बोलती है अंकल आपने तो अपनी शर्तें बता दी है, लेकिन अब हम भी अपनी शर्तें बताएंगे। बोयन बोलता है बताओ क्या शर्तें हैं। जिसके बाद लिसा शाओ को समझाती है तुम अपने हिसाब से अपने फायदे वाली शर्तें रखो। शाओ बोलती है मेरा तो बिल्कुल सिंपल है, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम अपने बिजी रहना और मैं अपने खेलूंगी। बोयन पूछता है तुम क्या खेलने वाली हो। शाओ सोच रही होती है वो बार में मेल मॉडल के ऊपर पैसे उड़ाएगी और मस्त एंजॉय करेगी। बोयन बोलता है अगर अभी तुमने सोचा नहीं है ना तो सोच कर बता देना। शाओ बोलती है मैंने सोच लिया है, एक्चुअली मैंने और लिसा ने आज पूरे 18 मेल मॉडल्स को हायर किया, तो उनका पैसा तुम भर देना, और तुम समझ लेना कि आज तुम मुझसे मिलने का गिफ्ट दे रहे हो, पर मुझे यकीन है इतने थोड़े से पैसे तो तुम्हारे लिए चुटकी भर हैं। वो बोलता है ठीक है, पैसे भरने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओ और लीजा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब। जिसके बाद वो दोनों अपने एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद बोयन अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि लिसा के डैड को कॉल कर बोलता है ब्रदर इन लॉ आपकी बेटी यहाँ पर क्लब में मेल मॉडल्स के साथ खेलने के लिए आई है और पूरे के पूरे 18 मेल मॉडल्स को हायर किया है, तो अब आप ही सोच लो आगे क्या करना है। इधर शाओ और लिजा अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अचानक से गाना रोक दिया जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, आखिर हमारी पार्टी को बीच में किसने रोक दिया। तभी मैनेजर वहाँ पर आकर सभी मेल मॉडल्स को वहाँ से भेज देता है और लिसा को बताता है मिस आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। तभी लिसा को उसके डैड का मैसेज आ जाता है अगली बार तुम क्लब में मेल मॉडल्स के साथ खेलने के लिए गई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुरंत अभी इसी वक्त घर वापस आ जाओ वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद ये दोनों लड़कियां तो शौक की हो जाती हैं, लेकिन कहाँ सुधरने वाली थी। ये दोनों बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लिसा बोलती है मेरे पेरेंट्स ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। शाओ बोलती है सारे पेरेंट्स ने एक जैसे हैं, अब तुम्हारी लाइफ भी मेरी तरह फ्रीज हो चुकी है। तभी कुछ बंदे उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा शाओ के पास बैठकर उसे बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगी। शाओ बोलती अब यहाँ से दफा हो जाओ वरना मेरे हाथ से पीटोगे। वो बोलता है जाने मन तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, पर देखो तो जरा गुस्सा नाक पर बैठा है, और वो उसके फेस को टच करने लग जाता है। तो शाओ उसका हाथ हटाती है, लेकिन ये बंदा तो उसके बारबेक्यू को नीचे गिरा देता है। ये देखकर शाओ तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो उन सभी गुंडों की धुलाई कर देती है और उन्हें बोलती है तुम लोग ना मुझसे पंगा नहीं ले सकते हो। लिसा बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी उनकी क्लासमेट वहाँ पर आ जाती है जो शाओ को देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। सुना है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम इधर उधर भटक रही हो। शाओ गुस्से में उसके बाल खींच लेती है। अपने गार्ड्स को बोलती है तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे मारो। इसके बाद लिसा और शाओ दोनों मिलकर इन सारे गार्ड्स को सबक सिखा देते हैं। वे तो डर जाती है और इन लोगों को बातें सुना रही होती है, तो ये लोग उसे भी मार कर मजाक चखा देते हैं। इसके बाद ये सारे लोग थाने में बैठे होते हैं। वे शाओ को बोलती है एक बार मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ गया ना तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। लिसा शाओ को बोलती है क्यों ना हम लोग अंकल को भी यहाँ पर बुला ले, क्योंकि वही हम लोगों को बचा सकते हैं। शाओ मना करने लग जाती है तुम्हारे अंकल को ना हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं। अभी तो मुझे तुम्हारी आंटी की जॉब मिली है, अगर उन्होंने मुझे फायर कर दिया तो मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगी। होमलेस तो पहले से हो रखी हूँ। वे बोलती है तुम किसी को भी बुला लो, मेरा हस्बैंड तो सब पर भारी है। लिसा बोलती है तुम मेरे अंकल को ना जानती नहीं हो, वो यहाँ पर आ गए ना तो तुम बचोगी ही नहीं। वे बोलती है मिस्टर बोयन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद ये दोनों शर्त लगा लेते हैं हमारे अंकल यहाँ पर जरूर आएंगे। इधर बोयन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी उसे शाओ का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है आज हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि आज हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। इवन उसे खुश करने के लिए हवी केकर बुलाने लग
जाती है। बोयन भी खुश हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आफ्टरनून में चलेंगे। वो बोलती है आफ्टरनून में नहीं, अभी ही चलते हैं ना जान। बोयन इसके लिए भी मान जाता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो। शाह बताती है अरे मैं तो पुलिस स्टेशन में हूँ। ये सुनकर उसकी तो गोटियां ही बाहर आ जाती है। इधर वे का हस्बैंड पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वो तो एक्टिंग करने लग जाती है, देखो जान इन दोनों चुड़ैलों ने मुझे कैसे मारा है, तुम इनसे मेरा बदला लो। शाह बोलती है क्या कहा, हमने इसे मारा है, बुली तो ये हमें कर रही थी और अब एक्टिंग ऐसे करी है कि हमने ही इसे मारा है। जिसके बाद वो बंदा तो शाह पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी बोयन आकर उसका हाथ रोक लेता है। चाओ भी अपना ड्रामा करने लग जाती है। हस्बैंड तुम्हें मालूम है तुम यहाँ पर नहीं थे तो ये लोग मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बुली कर रहे थे और मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं नील डाउन होकर इन लोगों से माफी मांगूं। और जब मैंने इन लोगों को बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ बोयन की, तो ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उल्टा तुम्हारे बारे में भी बकवास कर रहे थे। आखिर तुम हो कौन और क्या ही कर लोगे। वे का हस्बैंड बोले लग जाता है मिस्टर बोयन ये लड़की ना बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, लेकिन शाउद अपना ड्रामा चालू रखती है। हस्बैंड मुझे ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। बोयन तो वे के पति पर चिल्लाने लग जाता है तुम होते कौन हो और तुम्हें मालूम भी है तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो बंदा तो डर की मारी माफी मांगने लग जाता है। बोयन उसे बोलता अपनी वाइफ को बोलो कि मेरी वाइफ से माफी मांगे। उसके बाद वे को शाओ से माफी मांगनी ही पड़ती है। तभी शाओ बोलने लग जाती है 1 मिनट रुको, ये सारी हरकतें जो भी कर रही थी तुम्हारी वाइफ तुम्हारे दम पर कर रही थी ना, तो तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। वो बोलता है मैं इतने रईस परिवार से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं तुम जैसी लड़की से माफी मांगूंगा तो सबके सामने मेरी बदनामी हो जाएगी। बोयन बोलता अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो तुम नहीं बचोगे और ना तुम्हारी फैमिली बचेगी। जिसके बाद वो बंदा डर की मारी शाओ से माफी मांगने लग जाता है। उसके बाद बोयन और शाओ वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बोयन उसे पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो बोलता है हम कोर्ट जा रहे हैं शादी करने के लिए। इसके बाद ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं और बोयन हाउसकीपर को शाओ के बारे में बता देता है ये मेरी वाइफ है, इसलिए अब से तुम लोगों को इसके ऑर्डर भी फॉलो करने हैं। जिसके बाद शाओ पूरे घर को ताड़ने लग जाती है और हाउसकीपर पूछती है वैसे बॉस आपने ये वाइफ कहाँ से ढूंढी। शाओ बताती है मैंने इस जॉब के लिए ना खुद ही अप्लाई किया था। इसके बाद बोयन के कहने पर हाउसकीपर शाओ का रूम तैयार करने के लिए चली जाती है। इसके बाद बोयन शाओ को ही देख रहा होता है और शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। मैं फिर से अपने मजे वाली लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ। बोयन बोलता है तुम इतनी ज्यादा यंग हो फिर भी तुम्हें घर पर रहकर इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है। शाओ तो तुरंत कूदकर बोयन के पास बैठ जाती है। पूछती है कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहने वाली हूँ। ये बोलकर वो क्यूट सा फेस बना रही होती है और बोयन भी ये देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वो तुरंत ही शाओ को किस कर लेता है और उसके बाद वो खुद ही शाय होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये शाओ सोचती ये क्या किया इसने, लिसा ने तो मुझे बताया था ये गे है। अभी उसे याद आता है अरे यार लिसा को तो मैं पुलिस स्टेशन में ही भूल गई। इसके बाद लिसा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है तुम्हें तो मैं याद ही नहीं थी, आखिर तुम मुझे कैसी बेस्ट फ्रेंड समझती हो। शाओ बोलती है ये सब ना तुम्हारे अंकल की गलती है, कोई मुझे अपने साथ लेकर चले गए थे और इस वजह से मैं तुम्हें भूल गई। इसके बाद शाओ लिसा को खुश करने के लिए उसे ज्वेलरी और पर्स देती है। ये सब अब तुम ले लो। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाओ उससे पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अंकल एक स्ट्रेट मैन है। लिसा बोलती है नहीं मेरे अंकल गे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें ना लड़के पसंद है। शाओ सोचती है अगर लिसा ने खुद अपनी आंखों से देखा है तो सच में फिर वो गे ही होगा, यानी कि उसने जो मुझे किस किया है हो सकता है वो बहनों वाली किस हो। नेक्स्ट सीन में बोयन तैयार हो जाता है। शाओ और लिसा भी तैयार होकर आ जाते हैं। अभी बोयन अपने असिस्टेंट को बोलता है लिसा का लगेज घर से बाहर निकाल दो। लिसा बोलती है अंकल जब शाओ यहाँ पर रह रही है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। बोयन बोलता है शाओ मेरी वाइफ है इसलिए वो तो मेरे घर में ही रहेगी ना, तुम्हें चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रहो तो जाकर अपने लिए एक पति ढूंढो, और वैसे भी अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं और शाओ फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सभी लोग तुम्हारी आंटी को देखना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। आंटी वर्ड सुनकर लिसा और शाओ तो हंसने लग जाते हैं कि उसने शाओ को आंटी बना दिया है। इसके बाद बोयन शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। पीछे से असिस्टेंट लिसा को बोलता है जल्दी से आप अपना सामान उठाकर घर से चली जाइए, अगर आप बॉस और उनकी वाइफ के बीच में कबाब की हड्डी बनी ना तो बॉस आपको छोड़ेंगे नहीं।
इधर बोयन शाओ को लेकर अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। वो इसका इतना बड़ा घर देखकर सोचने लग जाती है, अगर मुझे पता होता कि ये इतना ज्यादा रईस है तो मैं इससे और भी ज्यादा पैसे मांग लेती ना। इसके बाद बोयन शाओ को लेकर अपनी फैमिली के सामने पहुंच जाता है और ग्रैंडपा को बोलता है, देखो जरा मैं आपकी पर पोता बहू को लेकर आ गया हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या सच में ये मेरे घर की बहू है और ये लड़की तो है ना। उसके बाद शाओ अपनी अदाएं दिखाने लग जाती है और ग्रैंडपा से पूछती है, क्या मैं एक लड़की की तरह नहीं लग रही हूँ। उसके बाद ग्रैंडपा को तो वो पसंद आ जाती है। उसके बाद बोयन शाओ को अपने मॉम, डैड और बाकी लोगों से मिलवाता है। बोयन की मॉम तो शाओ को अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लग जाती है। तभी वहाँ पर बोयन की कजन लिन आ जाती है और वो शाओ को देखते ही बोलने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोयन की मॉम बोलती है, ये मेरी बहू है। लिन बोलती है, आंटी ये ना वही लड़की है जिसने मुझे मारा था, जिसने मेरे 2 दांत तोड़ दिए थे और मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। तभी शाओ लिन को साइड में लेकर आकर बात करने लग जाती है, तुम ये सब क्या बोल रही हो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारे 2 दांत क्यों तोड़ूंगी। और फिर वो उससे इशारा करने लग जाती है, जिसके बाद लिन डर जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक्चुअली में जो शाओ का बॉयफ्रेंड था उसने लिन के साथ नाइट स्पेंड कर ली होती है और शाओ ने इन दोनों को रंगे हाथों होटल में पकड़ लिया था। लिन उसे बोलती है, सॉरी मैंने गलती से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर ली, क्योंकि ना मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। शाओ भी उसे एक चाटा लगा देती है, सॉरी गलती से मेरा हाथ ना स्लिप हो गया। और रूम बंद करने के बाद बोलती है, मैं तुम दोनों चीटर्स को ना छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो उन दोनों को खूब मारती है। प्रेजेंट में शाओ बोयन के सामने जाकर एक्टिंग करने लग जाती है, हस्बैंड देखो ना ये कैसे मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं तो इतनी ज्यादा नाजुक हूँ, फूल से भी ज्यादा, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ। बोयन बोलता है, वाइफ मुझे तुम पर ना पूरा ट्रस्ट है। और फिर वो लिन को समझाने लग जाता है, ये तुम्हारी भाभी है और उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। इसके बाद लिन भी अपनी गलती को छुपाने के लिए बोल देती है, भाभी मुझसे गलती हो गई होगी, लगता है मैंने आपको कोई और समझ लिया। इसके बाद बोयन के डैड उसे बात करने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर लिन शाओ को बोलती है, भाभी चलो मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। इसके बाद जैसे ही वो अकेले में आते हैं तो लिन उसे धमकी देने लग जाती है, सोचना भी मत कि तुमने बोयन को सेड्यूस कर लिया है तो तुम इस घर की बहू बन जाओगी। वो ना बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, जब उसका मन भर जाएगा तुम्हारे साथ खेल कर तो वो तुम्हें छोड़ देगा। चाव बोलती है, जाकर तुम ही बोयन से पूछ लो, वो कभी मुझे नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे फंसा सकती हो। वो बोलती है, मैं तो पहले ही उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ। और शाओ को फोटोज भी दिखाने लग जाती है, लेकिन शाओ भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, उल्टा उसे एक चाटा लगा देती है। इसके बाद जैसे ही बोयान वहाँ पर आता है तो शाओ एक्टिंग करने लग जाती है, देखो हस्बैंड ये बोल रही है कि इसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है, इवन इसका और तुम्हारा बच्चा भी है। ये सुनते ही हस्बैंड मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरा हाथ उसके फेस पर टच हो गया। बोयान बोलता है, कहीं तुम्हारे हाथ पर चोट तो नहीं आई ना। वो बोलती है, नहीं हस्बैंड मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोयन बोलता है, तुम इसकी बातों पर ना जरा भी यकीन मत करना, ये ना झूठ बोल रही है। शाओ उसे फोटो दिखाती है, देखो उसने मुझे एविडेंस भी दिए हैं। वो बोलता है, ये ना AI वाले फोटोज हैं, तुम्हारा हस्बैंड रियल में कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है तुम खुद ही देख लो ना। शाओ तो खुश होकर उसे टच करने लग जाती है और बोलती है, तुम एकदम सही कह रहे हो। इसके बाद बोयन लिन को वार्निंग देता है, दोबारा अगर तुमने मेरे बारे में ये झूठी अफवाह फैलाई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी फैमिली को धरती से गायब करवा दूंगा। जिसके बाद लिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाओ बोलते, देखो वो कितनी ज्यादा गुस्से में गई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बोयन उसे रोकता है और बोलता है, ग्रैंडपा और मॉम डैड हमें देख रहे हैं, पर उन्होंने हम पर नजर रखी हुई है। बोयन के मॉम डैड तो अपने आप को पिलियों से छिपा लेते हैं और ग्रैंडपा अपने आप को स्टिक से छिपा रहे होते हैं। बोयन शाओ को हक कर बोलता है, तुम ना उधर मत देखो, उन लोगों को लग रहा है कि हमारी मैरिज फेक है, इसीलिए तो वो इतनी देर से मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे थे। शाओ बोलती है, अभी मैंने जो जेलस होने की एक्टिंग की क्या वो काफी नहीं थी। वो बोलता है, नहीं अभी और करना पड़ेगा। उसके बाद वो शाओ को किस करने लग जाता है। ये देखकर ये तीनों तो शर्मा रहे होते हैं। के बाद बोयन शाओ को रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर पुश कर देता है। शाओ तो उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने तो मुझे कहा था हमारे बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे चाटा मारने वाली होती है। बोयन उसे समझाता है, ग्रैंडपा और मेरे पेरेंट्स कान लगाकर बाहर से हमारी बातें सुन रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। शाओ पूछती है, क्या तुमने कभी किसी और को भी किस किया है। बोयान बोलता है, कभी नहीं, बस तुमको किया है। शाओ बोलती है, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि किस करने की
एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। इसके बाद वो बेड के ऊपर कूद कर उछलने लग जाती है और आवाजें निकालने लग जाती है ताकि बोयान की फैमिली को लगे कि अंदर कुछ चल रहा है। और शाओ की ये सारी हरकतें देखकर बोयान तो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। सीन में ये लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। बोयान के ग्रैंडपा और पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके बेटे और बहू के बीच में सब कुछ मजेदार चल रहा है। शाओ भी अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है और बोलती है, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ ना। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, क्यों ना आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। बोयान तो तुरंत ही हाँ बोल देता है, लेकिन शाओ शौक हो जाती है। इसके बाद जैसे ये लोग रूम में आते हैं तो शाओ बेड के बीचों बीच पिलो लगा देती है। इसके बाद वो बोयान को कपड़े उतारते हुए उसे ताड़ रही होती है। बोयान बोलता, हाँ अच्छे से देख लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। इसके बाद वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो शाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर बोयान वहाँ से चला जाता है। शाओ बोलती है, ये बंदा तो मेल मॉडल बनने लायक है, बस बुरी बात ये है कि ये स्ट्रेट नहीं है, वरना मैं ही इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती। और वो फिर खुद को समझाने लग जाती है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मैं तो यहाँ पर बस पैसे कमाने के लिए आई हूँ ना। उसके बाद वो एक बॉक्स देखती है, सोच रही होती है, अच्छा तो ये इसके पेरेंट्स ने प्रिपेयर किया है। इसके बाद वो उसके अंदर की चीजें देख रही होती है। अभी बोयान शावर लेकर बाहर आ जाता है और उसे बोलता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और आज तो मैं अच्छे मूड में भी हूँ। शाओ बोलती है, लेकिन मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, और वो उसे पंच मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोयान ने चश्मा पहना होता है क्योंकि शाओ ने रात को उसकी आंखों पर निशान जो बना दिया था। शाओ से आकर बोलने लग जाती है, आखिर तुमने लिसा को घर से क्यों निकाल दिया, वो बेचारी भी मेरी तरह गरीब हो चुकी है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है तो अब वो सोएगी कहाँ पर। बोयान बोलता है, मैंने उसे सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकाला है क्योंकि उसने तुम्हें बिगाड़ रखा है। देखो जरा मेरी वाइफ ने मेरा क्या हाल किया है, बाहर जाकर ना वो जिंदगी जीना सीखेगी और जॉब कर कर पैसे कमाएगी तो पता चलेगा पैसे कितने ज्यादा मेहनत से कमाए जाते हैं। शाओ बोलती, अगर ऐसी बात है तो मैं भी लिसा के साथ बाहर चली जाऊंगी और हम दोनों साथ में मिलकर जॉब ढूंढेंगे, जरूरत पड़ी ना तो सड़क पर जाकर झाड़ू मार लेंगे। और फिर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, हम दोनों कितनी बेचारी हैं, लेकिन देखो जरा किसी को भी हम पर तरस ही नहीं आ रहा है। तभी बोयान उसे अपना कार्ड दे देता है, जिसे देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू हस्बैंड बोलती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद बोयान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओ लिसा के साथ शॉपिंग कर रही होती है। वो एक स्टोर में आकर अपने लिए एक ड्रेस चूज करती है। अभी इतने में वहाँ पर लिन पहुँच जाती है और बोलती है, ये ड्रेस तो मैं ही लूंगी। शाओ बोलती है, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक गई नहीं ना। अभी लिन के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। वो बोलता है, छोड़ दो इसके लिए इस ड्रेस को। शाओ बोलती है, अरे ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लगता है ये पैसों के लिए किसी और के पीछे लग गया है। और इन दोनों का मजाक उड़ाते हुए वो अपना कार्ड दे देती है पेमेंट करने के लिए। लेकिन तभी स्टाफ मेंबर आकर बताती है, आपके कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। लिन और उसका बॉयफ्रेंड बोलने लग जाता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर आकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। शाओ को गुस्सा आता है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की धुलाई करने लग जाती है। दूसरी तरफ बोयान अपने ऑफिस में होता है और उसने अपने असिस्टेंट से शाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मंगवा ली होती है। असिस्टेंट उसे बताता है, शाओ ने ना बचपन से ही टेक्वांडो सीखा है, इसलिए वो बहुत ही अच्छी फाइटर है, उसे सारे वेपन यूज करने आते हैं। बोयान बोलता है, अब जाकर मुझे समझ में आया कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम फाइटिंग कर कर ही सॉल्व क्यों करती है। असिस्टेंट बताता है, इवन शाओ ने तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी मार कर उसे सबक सिखा दिया क्योंकि उसने लिन के साथ मिलकर उसे चीट किया था। अच्छा हुआ बॉस, आप दोनों की फेक मैरिज हुई है, वरना मुझे तो आपकी भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। बोयान बोलता है, मेरी और इसकी शादी फेक नहीं है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस वैसे आपकी वाइफ के खर्चे बहुत ही ज्यादा हैं। अपने घर पर भी हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च करती थी, इसी वजह से उनके मॉम डैड ने उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। ये सुनकर बोयान शॉक हो जाता है और शाओ को कॉल मिलाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है शाओ तो उसे ब्लॉक कर चुकी है। इधर शाओ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड की धुलाई करने के जुर्म में। लिसा बोलती है, आखिर मेरे अंकल मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। शाओ बोलती है, क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उसे डील की थी कि वो मुझे 3 लाख देगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और मेरे को कार में कम पैसे देकर मुझे गुस्सा दिलाया है। लिसा बोलती है, अब हम क्या करेंगे, अगर अंकल यहाँ पर नहीं आएंगे तो हमें कौन बचाएगा। शाओ बोलती है, ठीक है तो फिर उसका कॉल उठा लो। उसके बाद बोयान यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर ले जा रहा होता है। शाओ से बोलती है, तुम अभी की अभी मेरे साथ कोर्ट चलो, मैं आज ही तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगी।
आखिर तुम इतने बड़े कंजूस जो हो, तुमने मुझे कार्ड में इतने कम पैसे दिए हुए थे। अभी बोयन उसे एक और कार्ड दे रहा होता है। वो पूछती है क्या इसमें भी कम पैसे हैं? वो बोलता है इसमें ना अनलिमिटेड है, क्या तुम्हें चाहिए? इसके बाद वो उस कार्ड को ले लेती है और बोलती है सारी गलती ना तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती उस लिन और उसके बॉयफ्रेंड के सामने हो गई। अभी बोयन उसे अपने करीब कर लेता है और किस करने ही वाला होता है। बीच में लिसा आ जाती है और बोलती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो शाओ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चली जाती है। बोयन को तो लिसा पर गुस्सा आ रहा होता है, मुझे इस लड़की को अपनी वाइफ से दूर करना ही पड़ेगा। इसके बाद लिसा शाओ से पूछती है मेरे अंकल ने ना तुम्हें कौन सा कार्ड दिया है? तो वो खुश होकर बताने लग जाती है ये ना अनलिमिटेड वाला कार्ड है। पीछे से बोयन उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो बोल रहा है ये ना मेरी वाइफ के लिए है। ये दोनों ही उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बोयन अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसे मैसेज आ रहे होते हैं कि शाओ उसके पैसे खूब उड़ा रही है। इसके बाद वो अपने ब्रदर इन लोगों को कॉल कर बोलता है लिसा ना कुछ ज्यादा ही बाहर घूम रही है, आप उसे घर बुला लो। जिसके बाद लिसा को उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो उसे 30 मिनट के अंदर घर आने के लिए बोल देती है। जिसके बाद लिसा शाओ को बाय बोल कर चली जाती है। इसके बाद शाओ को उसके भाई की कॉल आ जाती है। बोलता है बहन मैं ना एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर बार में बचाने के लिए आ जाओ। जिसके बाद शाओ तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो देखती है एक लड़का उसके भाई को यहाँ पर खूब धो रहा है। लड़का बोलता है अच्छा तो ये लड़की तुम्हें बचाने के लिए आई है, ये बच्ची क्या ही कर लेगी। शाओ बोलती है देखो जरा मैं अब क्या करती हूँ। इसके बाद वो सारे गार्ड्स को धो देती है। तो उसकी तारीफें करने लग जाता है जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, शैन फैमिली की डॉटर फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो तुम वैसी ही हो। शाओ बोलती है जब तुम्हें पता है कि मैं शैन फैमिली की डॉटर हूँ तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे भाई को बुली करने की। के बाद वो जैसे ही चैन को मारने वाली होती है तो चैन तो उसे 5 मिलियन का चेक दिखा देता है। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है इतने पैसों से मैं चुप हो जाऊंगी? फिर उसका भाई बोलता है बहन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि मॉम डैड ने ना मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद चैन शाओ के भाई को वो चेक दे देता है और शाओ से पूछता है क्या मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ? वो पूछती है क्या तुम मुझे चेस करना चाहते हो? बोलता है हाँ, और आज तक किसी लड़की ने मुझे मना भी नहीं किया है, तो तुम भी मना मत करो। शाओ बोलती है मैं किसी भी मैन के साथ ना अकेले में डिनर करने नहीं चाहती हूँ। अगर तुम इतने ही ज्यादा सिंसियर हो तो फिर तुम मुझे अपने घर लेकर चलो ताकि मैं भी तो देखूं तुम्हारी फैमिली वाले कैसे होंगे जब तुम इस टाइप के हो। तो दूसरी तरफ बोयन शाओ की फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है मेरी कोई भी अब्रॉड वाली बिजनेस ट्रिप अरेंज मत करना। अभी इतने में उसे मैसेज आता है कि शाओ ने क्लब में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तो वो सोचने लग जाता है कहीं ये लड़की फिर से कोई मेल मॉडल खरीदने तो नहीं पहुंच गई। इधर चैन शाओ को अपने घर लेकर आ जाता है और सोच रही होती है ये घर मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो पूछती है क्या ये सच में तुम्हारा ही घर है? तो वो हाँ बोल देता है। शाओ तो स्माइल करने लग जाती है क्योंकि ये तो बोयन का ही घर होता है। घर में लाने के बाद चैन ग्रैंडपा और मॉम डैड को बोलता है कि देखो ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। शाओ बोलती है तुम किसे गर्लफ्रेंड बोल रहे हो? ग्रैंडपा भी बोलते हैं जरा ध्यान से देखो क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर शाओ उसके मॉम डैड को मॉम डैड कहने लग जाती है। चैन तो खुश हो जाता है वाह मेरी गर्लफ्रेंड तो कमाल की है, इतनी जल्दी तुमने मेरे मॉम डैड को भी मना लिया। फिर वो बताती है मैं तुम्हारी ना सिस्टर इन लॉ हूँ। चैन तो ये सुनकर ही शौक हो जाता है। तभी बोयन आकर बताता है ये तुम्हारे भाई की वाइफ है यानी कि मेरी। चैन बोलता है भाई आप हमेशा ही मेरी पसंद की चीज ना मुझसे छीन लेते हो। बोयन बोलता है वो ना तुम करते हो। जिसके बाद मॉम शाओ को बताने लग जाती है ये दोनों भाई ना ऐसे ही हैं। तभी इन्हें कोई चीज पसंद आती है तो ये दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। डैड भी बोलने लग जाते हैं भाऊ तुम इन दोनों की बातों को माइंड मत करना। चैन बोलता है भाई आखिर वो तुम्हारी वाइफ कैसे बन गई? मैं इस बात को नहीं मानने वाला। बोयन उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। शाओ सोचती है क्या है ये बंदा जो हमेशा मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर साथ घूमता है। इसके बाद बोयन शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और उसे पूछता है तुम क्लब में क्यों गई थी और तुमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? शाओ बताती है मैं अपने भाई को बचाने के लिए गई थी और वहाँ पर मुझसे कुछ नुकसान हो गया था तो उसी की पेमेंट करनी पड़ गई। और मन में सोच रही होती है अगर मुझे पता होता इसकी फैमिली का पहले से ही कोई नाइट क्लब है तो मैं तो उन 18 मेल मॉडल को फ्री में ही यूज कर लेती। वो बोलता है अब तुम दोबारा से नाइट क्लब में मत जाना।
वो बोलती है क्यों, हमारी तो डील हुई थी ना, तुम अपना बिजी रहोगे और मैं अपना एंजॉय करूंगी। वो बोलता है लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। वो बोलती है लेकिन इस बारे में किसी को पता थोड़ी है। वो बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चाहो सोचती है अब इसे क्या हो गया है, तभी इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है और बोलता है मेरा भाई तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तुमने उससे ही शादी क्यों की है, तुम्हारे पास तो अभी भी चांस है, क्यों ना मुझसे शादी कर लो। शाह बोलती है ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे भाई से डिवोर्स लूं और फिर तुमसे शादी करूं। तुमने सोचा भी क्या, तुम अपने भाई की कंपैरिजन में ना कुछ भी नहीं हो, मैं ऐसे फालतू के मजाक नहीं करने चाहिए। चैन बोलता है आखिर मैं अपने भाई से कहाँ कम हूँ, और वैसे भी मेरे भाई को तो लड़के पसंद है, तो तुम्हारा उससे शादी करना तो बेकार ही है। सोचो जरा तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो तुम उससे शादी कर उसके साथ कैसे रह सकती हो। वो बोलती है मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ इसलिए, इतना ज्यादा टैलेंटेड है और हैंडसम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, पर फिर भी मैं उसे पसंद करती ही रहूंगी। चैन तो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बोयन वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसने ये सारी बातें सुन ली होती है, और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। और गलती से उसे हिट कर देती है, इसलिए वो उसकी केयर करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। मन में सोच रही होती है इसे लगता है कि किसी को पता नहीं कि इसे लड़की नहीं लड़के पसंद है, और ये तीनों इन दोनों को छुप कर देख रहे होते हैं। चाहो सोचती है इसके पास एक ही अच्छी एम्प्लॉय है जो मैं हूँ, जो इसकी इतनी ज्यादा केयर करती है, और उसे समझाने लग जाती है तुम ना फिक्र मत करो, लीसा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई इस दुनिया में अलग अलग तरीके से बोर्न होता है। ये बोलकर वो जा रही होती है, लेकिन वो जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो बस तुम ही पसंद हो। तभी वो देखती है कि बोयान के ग्रैंडपा और उसके पेरेंट्स उन्हें चुपके से देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो उसे पकड़कर बोलती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कह रहे हो ना, ताकि तुम्हारे मॉम डैड और ग्रैंडपा को पता ना चले और तुम एक्टिंग कर रहे थे। वो बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी चैन को अपसेट देखकर ग्रैंडपा उसे बोलने लग जाते हैं तुम हमेशा अपने भाई से लड़ते रहते हो, लेकिन देखो अब तुम लेट हो चुकी हो। दूसरी तरफ शाओ इस बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है, मैंने ये क्या कर दिया, किसी बंदे को किसी गे को स्ट्रेट बना दिया। इसके बाद वो लीसा को मैसेज कर ये बात बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी बोयान वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बोलती है मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फेक मैरिज करना चाहती थी पैसों के लिए, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो, तुम्हें अपने आप को बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोयान बोलता है इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, लेकिन अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वो बोलती है तुम अपनी सिंसियरिटी ना उसे दिखाना जिसे तुम सच में प्यार करोगे, मुझे नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और बोलता है मैं ऐसा क्या करूँ कि जो तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वो बोलती है पैसे और बढ़ा दो। वो बोलता है कुछ और बताओ। वो बोलती है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और हाँ मुझे अब तुम दोबारा किस मत करना, नहीं तो तुम जानते हो ना कि मैं फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। जिसके बाद वो मान जाता है। इसके बाद शाओ जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और बोयन सोचने लग जाता है क्या मेरे में प्रॉब्लम है कि मुझे किस करनी नहीं आती। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कुछ बुक्स लाकर दे देता है ताकि ट्रिक सीख सके। बुयान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तो अब तुम्हें बोनस मिल जाएगा। तभी शाओ यहाँ पर बुयन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई होती है। वो जल्दी से अपनी बुक को छुपाने की कोशिश करता है और असिस्टेंट भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। बोयन और असिस्टेंट एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि शाओ इन दोनों को देखकर कुछ और ही समझ बैठती है। जिसके बाद वो बुक भी देख लेती है और बोलती है ठीक है तो मैं समझ गई हूँ, अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम दोनों अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करो। ये बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। असिस्टेंट भी हंसने लग जाता है। बोयन उसे बोलता है जाकर उसे एक्सप्लेन करो, वो मुझे गलत समझ कर चली गई है। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर होती है। तभी वो बोयन को देखकर सोच रही होती है मैं इससे शादी कर ही रहूंगी। तभी दिन उसे वहाँ पर लेने के लिए पहुँच जाती है और उसे बताती है बोयन ने ना ऑलरेडी शादी कर ली है। ये सुनकर बाई तो शौक ही हो जाती है। दूसरी तरफ शाओ अपनी फ्रेंड लीसा से मिलने के लिए गई होती है और वो उसे बोयन के बारे में सब कुछ बता देती है। लीसा बोलती है तो तुमने मुझे ये बताने के लिए मैसेज किया था
मुझे तो लगा तुम मुझे ये बताने वाली हो कि तुमने मेरे अंकल को बहुत पीटा है। मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, मेरे अंकल ना बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। उन्हें ना लड़के ही पसंद है। शाओ बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या उसने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया? लिसा बोलती है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने एक बार सुना था मेरे अंकल की एक चाइल्डहुड लव है, फिर पता नहीं उनके बीच में क्या हो गया। शाओ बोलती है, मैं समझ गई, जरूर वो अपने प्यार से इतना ज्यादा हर्ट हो गया कि उसके डिजायर ही चेंज हो गए। इसके बाद शाओ और लीजा अपना मूड ठीक करने के लिए साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी शाओ को बोयन की कॉल आती है और वो उसे खुद को पिक करने के लिए बुला रहा होता है। वो बोलती है, हस्बैंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सिग्नल खराब है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और लीसा से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? हमारे अंकल तो बिजनेस ट्रिप से इतनी जल्दी वापस आ गए हैं और अब हम दोनों रात को मेल मॉडल के साथ बार में एंजॉय करने के लिए नहीं जा पाएंगे। लीसा बोलती है, उसकी तुम फिक्र मत करो, आज की ट्रीट ना मेरी तरफ से होगी और अंकल को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद ये दोनों अपना भेष बदलकर बार में पहुंच जाते हैं ताकि ये लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। शाओ लीसा से कॉल कर कर पूछती है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? लीसा बोलती है, मैं बस आ रही हूँ। तभी वो पीछे से किसी को जाता हुआ देखकर सोचती है, लगता है ये मेल मॉडल है, और वो फोटो लेकर शाओ को भेज देती है। ये देखो, ये कितना हैंडसम मेल मॉडल है ना। शाओ भी फोटो देखने के बाद उसे पीछे से देखकर उसके पास आ जाती है और उसे मेल मॉडल समझकर उसे टच करने लग जाती है और बोलती है, क्यों ना आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। कोयन भी एक्टिंग करने लग जाता है, मैं ना बहुत ही ज्यादा महंगा हूँ। तो बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, शाओ तो उसे देखकर शौकी हो जाती है और बोयन बोलता है, लगता है मेरी वाइफ को खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। शाओ बोलती है, हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए ना। बोयान बोलता है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ यहाँ पर मेल मॉडल के साथ एंजॉय करने के लिए आई है। तुम तो मुझे बोल रही थी तुम तो बहुत ज्यादा बिजी हो, तो ये करने में बिजी थी। शाओ तो वहाँ से भागने वाली होती है, तभी वहाँ पर बोयान का फ्रेंड आ जाता है। बोयन उसे शाओ से मिलवाता है, ये मेरी वाइफ है, इसे भाभी बोलो, और शाओ को बताता है ये मेरा फ्रेंड है। शाओ सोचती है, लगता है यही बोयान का चाइल्डहुड लव होगा। इसके बाद वो शाओ को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी पीछे से लीजा आकर बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने 2 मेल मॉडल को हायर कर लिया है। अभी बोयान पीछे मुड़ता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। वो उसे जल्दी से रोकता है और बोलता है, तुम मेरी वाइफ को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ रही हो। जिसके बाद वो अपने ब्रदर इन लोग को कॉल कर कर लीसा के बारे में बता देता है। अभी वहाँ पर चैन आ जाता है और बोलता है, भाभी आप अकेले यहाँ पर एंजॉय कर रही हो? इसके बाद वो शाओ को अपना कार्ड दे रहा होता है और शाओ भी खुशी खुशी ले रही होती है। बोयान बोलता है, अगर तुमने ये कार्ड लिया ना तो मैं अपना कार्ड फ्रीज कर दूंगा। जिसके बाद वो रुक जाती है। इसके बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है और किस करता है। वो सोच रही होती है, इसके पास तो चाइल्डहुड लव है ना, तो ये मुझे क्यों प्रवोक कर रहा है। जिसके बाद वो सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। बोयान भी उसे देख कर सोच रहा होता है, ये अभी भी 5 साल पहले की तरह बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 5 साल पहले बोयन शाओ से पहली बार मिला था। वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर शाओ की अपनी क्लासमेट बाई के साथ लड़ाई हो जाती है। वो उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। अभी बोयान शाओ को खींचते हुए उसे बचा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी शाओ के पास लीसा आती है और उसे बोलती है, तुम्हें इतनी जल्दी कोई पसंद भी आ गया? शाओ बोलती है, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। लीसा बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ। उसके बाद लीसा शाओ के लिए उस लड़की का नंबर लेने जाती है और जैसे ही वो मास्क हटाता है तो वो बोलती है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन लगता है तुम तो बिल्कुल सेफ हो। लीसा बोलती है, मेरी फ्रेंड ना आपसे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ शाओ की दोनों क्लासमेट को दिखाया जाता है जो शाओ से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती हैं और इनके साथ लिन भी होती है। ये लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं आखिर शाओ से बदला कैसे लेना है। ये लोग सोच रहे होते हैं, हमारे पास उसकी बार वाली फोटो आ गई है तो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। इसके बाद सारी जगह उसकी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद बोयन को जब उसकी असलियत पता लगेगी तो वो भी उसे छोड़ देगा। इधर शाओ लीसा के घर पर पहुंच जाती है उसकी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर। लीसा बोलती है, मैंने अपनी मॉम को न सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर शाओ तो शौक हो जाती है। लीसा की मॉम शाओ को बोलती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बता दूंगी क्योंकि तुम और बोयान एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो। शाओ बोलती है, प्लीज आंटी ऐसा मत करना। लीसा बोलती है, मॉम आपको नहीं मालूम अंकल
शाओ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। आज तक उन्होंने किसी लड़की को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जितना वो शाओ को करते हैं। इवन उन्होंने तो शाओ को अपना अनलिमिटेड वाला पैसों का कार्ड भी दे दिया है, जितने चाहिए उतने पैसे उड़ा सकती है। लिसा की मॉम शाओ से पूछती है, कहीं तुम पैसों के लिए ही तो उसे डेट नहीं कर रही हो? शाओ बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहता है, इसीलिए मैंने उससे शादी की है। ये सुनकर तो लिसा की मॉम शॉक हो जाती है। क्या तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है? शाओ लिसा को बोलती है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने अपनी मॉम को सब बता दिया। लिसा की मॉम शाओ को बोलती है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बताना ही होगा। शाओ बोलती है, आंटी वो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसीलिए मैंने उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। अब एक दिन मैं उसके साथ खेलकर थक जाऊंगी ना, तो मैं उसे डंप कर दूंगी। लिसा की मॉम बोलती है, आजकल के यंग लोगों को क्या हो गया है, शादी को मजाक बना कर रखा है। अभी यहाँ पर लिसा के डैड आकर शाओ को उसकी न्यूज दिखाने लग जाते हैं। तुम क्लब में एक मेल मॉडल के साथ ही तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी हो, मुझे तो तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में अब बताना ही पड़ेगा। इसके बाद शाओ तुरंत ही बोयान को कॉल करने लग जाती है, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करता। तो सोच रही होती है, लगता है वो मुझसे गुस्सा हो गया, लेकिन इस फोटो में जो है ये तो वही है ना। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और लिसा अपने मॉम डैड को बोलती है, मैं आप लोगों को सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और वो भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ बोयन भी अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उस फोटो को देख लेता है कि कैसी न्यूज है, इसमें मेरा फोटो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, इस न्यूज को इंटरनेट पर से हटवा दो। इसके बाद असिस्टेंट इस काम में लग जाता है। दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर्स लिसा और शाओ को घेर लेते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम लोग नाइट क्लब की वीआईपी कस्टमर हो जहाँ पर वो हैंडसम वाला मेल मॉडल है? लेकिन शाओ इन लोगों को कैमरा बंद करने के लिए बोल देती है, पर ये लोग तो सवाल पूछे जा रहे होते हैं। तुम्हारी शादी तो बोयन के साथ हो गई है ना, तो तुम्हारी ऐसी हरकतें देखने के बाद मिस्टर बोयन तो तुम्हें छोड़ देंगे। तभी वहाँ पर बोयन पहुँच जाता है और बोलता है, ये मेरी वाइफ है, अगर तुम लोग मेरी वाइफ के बारे में झूठे र्यूमर्स फैलाओगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्टर पूछता है, आपकी वाइफ मेल मॉडल से मिलती है, क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? बोयान बोलता है, उस फोटो में जो मेल मॉडल नजर आ रहा है वो कोई मेल मॉडल नहीं बल्कि मैं हूँ, ये मेरी वाइफ की हॉबी है, उसे पसंद है इस तरीके का गेटअप। और वो सभी रिपोर्टर के सामने शाओ को प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कब से फील करता हूँ। फिर शाओ 5 साल पहले वाली उस पार्टी के बारे में याद करती है और बोलती है, यानी कि वो पर्सन तुम ही हो। बेन तो खुश हो जाता है, फाइनली मैं तुम्हें याद आ गया। लिसा बोलती है, चलो अब जल्दी से तुम दोनों का बेबी हो जाएगा। उसके बाद वो रिपोर्टर्स को बोलता है, क्या आप लोगों का हो गया? जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स दूर हट जाते हैं और उसके बाद बोयान शाओ को बोलता है, चलो वाइफ घर चलते हैं, उसके बाद हमें बेबी भी तो करना है। कराने के बाद दोनों ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ पूछती है, अगर तुम हमेशा से ही मुझे पसंद करते थे तो लिसा को ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें लड़की पसंद है? बोयान बोल रहा है, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उसने ही तो क्रिएट की है, उसे तो मुझे जल्द से जल्द इस देश से ही दूर भेजना होगा। लिसा बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो मेरे बच्चों की गॉड मदर बनने वाली है। बोयान बोल रहा है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा रहा तो मेरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन शाओ उसे मना ही लेती है और बताती है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे मॉम डैड हमेशा ही काम में बिजी रहते थे। मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे भी टाइम दे, पर हमेशा ही वो अपनी कंपनी में लगे रहते थे और मुझे बस पैसे दे देते थे। इस वजह से मैंने पैसों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली और मैं बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने लग गई। इसी वजह से मेरे मॉम डैड ने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। बोयान बोलता है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चाओ पूछती है, अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो नाइट क्लब में तुम वाइफ ढूंढने के लिए क्यों गए थे? वो बोलता है, ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बोयान के ग्रैंडपा उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। बोयान उन्हें बताता है, मैं ऑलरेडी ना किसी और को पसंद करता हूँ। इसके बाद वो ग्रैंडपा को अपने प्लान के बारे में बताता है। प्रेजेंट में शाओ बोलती है, यानी कि अपने ग्रैंडपा को गुस्सा दिलवाने के लिए तुम बार में वाइफ ढूंढने के लिए गए थे, तभी मैं तुम्हारी वाइफ की जॉब के लिए आ गई। तो बोलता है, हाँ लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम नाइट क्लब जाती हो तो मैं तो हर दिन वहाँ पर पहुँच जाता। शाओ बोलते हैं, चलो डील करते हैं, आपसे हम दोनों में से कोई भी नाइट क्लब में नहीं जाएगा। उसके बाद वो भी प्रॉमिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। बोयान अपनी फैमिली को बता देता है, मैं शाओ के घर जाकर उसके पेरेंट्स को अपनी और इसकी शादी के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये सब ना मेरी ही गलती है, अगर मैंने तुम्हें फोर्स ना किया होता तो तुम ये सब कभी ना करते। शाओ बोलती है, ग्रैंडपा अगर आप इसे फोर्स नहीं करते तो आपको मेरी जैसी प्यारी सी बहू कैसे मिल पाती?
इसके बाद शाओ बोयन के साथ अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। शाओ के डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं, तुम अपनी फैमिली की परमिशन के बिना किसी भी लड़के के साथ मैरिज सर्टिफिकेट कैसे ले सकती हो? हमने तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकाला था ताकि बाहर जाकर तुम दुनिया के बारे में सीखो, इसलिए नहीं ताकि तुम रिचेस्ट मैन से शादी कर लो और उसकी वाइफ बन जाओ। बोयन के डैड बोलते, जाने दो, अब गुस्सा भी मत करो, हम ना आपको अपनी तरफ से 1 मिलियन ब्राइड प्राइस में देंगे। शाओ के डैड बोलते हैं, मैं अपनी बेटी को बेच थोड़ी रहा हूँ। अब बोलती है, डैड आप क्या बातें कर रहे हो, आपकी बेटी कितनी ज्यादा वैल्यू लग रही है तो आप बेच दो ना। शाओ के डैड बोलते हैं, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या है? वो बोलती है, क्योंकि मैंने और बोयन ने नाइट स्पेंड कर ली है। इसके बाद पूरी फैमिली खुश होने लग जाती है, अब तो दोनों को साथ होना ही पड़ेगा। डिनर के बाद बोयन शाओ को बोलता है, तुम पेरेंट्स के सामने ऐसी बात कैसे कर सकती हो, देखो तुम्हें डांट भी पड़ गई। बोलती है, तुम ना काफी ज्यादा बदल गए हो। अभी वो उसे किस करने वाला होता है पर एक कार आकर उन्हें हिट कर देती है। एक सीन में बोयन हॉस्पिटल में होता है और शाओ उसके बगल में बैठी होती है। डॉक्टर बताता है शायद बोयान की मेमोरी भी लॉस्ट हो गई है। तभी वहाँ पर बाई पहुँच जाती है और वो बोयान को बताती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड लव हूँ। बोयान बोलता है, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो, और उसे वहाँ से भगा देता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में उसने अपनी कंपनी की तरफ से एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और शाओ के दोनों क्लासमेट आकर उसकी बेइज्जती कर रही होती है। साथ ही लिन भी मिली हुई होती है। शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है तो बोयन आकर शाओ की साइड ले लेता है और सभी को बातें सुनाकर उन लोगों को सबक सिखाता है। शाओ बोलती है, अच्छा तो तुमने ये पार्टी अपने लिए नहीं बल्कि मेरा इन लोगों से बदला लेने के लिए रखी है। इसके बाद वो बोयान को सबके सामने ले जाकर अनाउंस करती है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है, इसलिए सभी लड़कियां ध्यान से सुन लो, कोई भी मेरे पति पर नजर मत डालना क्योंकि अब ये मेरा है। बोयान तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही सबको दिखा देता है और बोलता है, मेरी वाइफ थक चुकी है इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। जिसके बाद वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है। इसके बाद ये सभी को बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद बोयान और शाओ के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ बाई अलग अलग तरीके आजमा रही होती है इन दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। उल्टा बोयान बाई की कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर लेता है, इसलिए वो उनसे बदला लेने का सोचती है। जिसके बाद वो उनके शादी वाले दिन शाओ के गले पर चाकू रखकर धमकी देती है, ऐसे मार दूंगी, और बोयान को बोल दिया, तुम मुझे पसंद करते हो तो शादी इससे क्यों कर रहे हो। लेकिन लीजा जल्दी से जाकर बाई को मारकर बेहोश कर देती है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई। शाओ बोलती है, मैं बस इस वेडिंग ड्रेस की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी ना, मैं इसे छोड़ती ही नहीं। उसके बाद वो बोयान से पूछती है, ये लड़की क्या बोल रही थी, ये तुम्हारी चाइल्डहुड लव है और तुम इससे प्यार करते हो। बोयान बोल रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करना, ये ना झूठ बोल रही थी। शाओ बोलती है, अब तो ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं। ग्रैंडपा सिचुएशन को संभालते हैं, बस कुछ जवानों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इन दोनों की शादी शुरू हो जाती है। बोयान बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर रखा है। जिसके बाद वो शाओ लिसा के लिए उन सारे मेल मॉडल्स को बुला लेता है जिन भी मॉडल्स को उन लोगों ने अब तक हायर किया था। उन्हें देखकर ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।